गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। और बताओ भाई, क्या हाल चाल है? सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। फैमिली में सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं? आप सब बढ़िया हो? बच्चा कह रहे हैं हम तो बढ़िया हैं सर, आप बताओ क्या हाल चाल है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बढ़िया नहीं लग रहा आज? बच्चा कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ओ माय गॉड, चलो जी स्टार्ट करें क्लास। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास क्लास नंबर 1 जो थी वो मैंने यूट्यूब के ऊपर डाल दी थी, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने देख ली होगी। अच्छा, क्लास नंबर 1 में कोई डाउट तो नहीं था? क्लास नंबर 1 में किसी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट? वैसे एक बच्चे का डाउट आया था चैट बॉक्स के अंदर, उसका मैंने रिप्लाई भी कर दिया था। बच्चा बहुत गुस्से में आ गया था। बच्चा कहता है एक बात मुझे बताओ, ये फाइनेंस एक्ट आप वर्ड यूज कर रहे हो, ये आपने समझाया तो है नहीं। हमारी पहली क्लास है सर, हम सीए फाउंडेशन के बाद आए हैं, हमें नहीं पता फाइनेंस एक्ट क्या होता है। मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे लड्डू गोपाल, मैंने कल भी कहा था कि ये फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल क्या होता है, बजट स्पीच क्या होती है, एक्ट कैसे बनता है, ये सारी बातें जो है आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो सर। कल की क्लास में हमने कुछ समझा थोड़ा था। कल तो मैंने आपको ये बताया था कि आपके सिलेबस में जो इनकम टैक्स है उसमें टॉपिक्स कौन कौन से कवर हैं और उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा। समझाया मैंने कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया था कि हमारे सिलेबस में दो तरह के टैक्स हैं, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी। अब जो हमें इनकम टैक्स पढ़ने को मिलेगा उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे और उसमें कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी, उसका ओवरव्यू जो था वो कल की क्लास के अंदर मैंने दिया था। ठीक है, तो टेंशन मत लो सर। देखो क्यूट सा बच्चा सामने बैठा है, बच्चा कह रहा है हमें तो टेंशन हो गई थी, हमें लगा हमें समझ में कैसे आएगा, हमारी तो पहली क्लास है। सर मैंने पहले भी कहा था जिस दिन 3 क्लास खत्म होंगी ना, उस दिन मुझे बताना कि ये फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट आपको समझ में आया नहीं आया। और जिस दिन 5 क्लास खत्म हो जाएंगी तो जितने भी आपके बेसिक पॉइंट्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो चैप्टर 1 तो सर हमें चैप्टर क्लास नंबर 6 में स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट नहीं करना। तो टेंशन मत लो, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले ना आपका सारा बेस क्लियर कर दूंगा कि जितने भी आपके मन में डाउट है टैक्सेशन से रिलेटेड, कि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स किसे कहते हैं, ये एक्ट कैसे बनता है, फाइनेंस बिल में क्या होता है, फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, बजट स्पीच क्या होती है, नोटिफिकेशंस क्या होती हैं, सर्कुलर क्या होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या क्या होती हैं, ये सारी बातें हमारी आगे जाके आएंगी। ठीक है, तो टेंशन तो नहीं लोगे? बच्चा कह रहे नहीं सर अब आपने बता दिया ना, हम बस क्लास देखते जाएंगे। आपने बस क्लास देखनी है, आपने देखनी है, दोस्तों को दिखानी है, सबने मिलकर अपने बेस क्लियर करने हैं, बात खत्म। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अच्छा, आज ना हम प्रार्थना नहीं करेंगे, मतलब प्रार्थना करेंगे दिल में करेंगे। बच्चा कह रहा है ऐसा क्यों? कल मैंने वो वीडियो डाली थी ना, तो वीडियो डालते ही वो कॉपीराइट क्लेम आ गया। तो कॉपीराइट क्लेम आ गया तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मेरा चैनल ही ना गायब कर दें। अब सर इतने सारे फैमिली के बच्चे हैं, अगर वो चैनल गायब कर देंगे सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो हर बच्चा प्रार्थना दिल में करेगा। हाँ, जब गूगल ड्राइव में क्लास आएंगी ना फिर डेली हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रार्थना दिल में करनी है, सिर्फ क्लास देखनी है, फिर हम प्रार्थना एक साथ करेंगे जब गूगल ड्राइव में क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चा कह रहा है ठीक है सर। चलो जी इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर क्लास नंबर 1 की रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर आज के हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और आज की क्लास नंबर 2 में हमारा टारगेट क्या है उसको मैं भी आपको बता दूंगा। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने कहा था आपका सिलेबस जो है टैक्सेशन का, वो पेपर आपका 100 नंबर का है जी। उसमें क्वेश्चन दो तरह से बनेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे, प्रोविजन बेस्ड बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, मतलब दोनों पैटर्न पर क्वेश्चन बनेंगे। तो हर प्रोविजन को एमसीक्यूज बेस पे भी पढ़ना पड़ेगा, हर प्रोविजन को प्रैक्टिकल बेस पे पढ़ना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दी थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने कहा था कि आपके टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं ये आज की क्लास के एंड तक हम समझ लेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं ये भी आज की क्लास के एंड तक हम समझ लेंगे। बट अभी इतना समझो कि डायरेक्ट टैक्स में हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकम टैक्स कवर है, और अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा तो हमारे सिलेबस में जीएसटी कवर है। इनकम टैक्स जो होगा वो हमारे एग्जाम में 60 नंबर का होगा, जीएसटी जो होगा वो हमारे एग्जाम में 40 नंबर का होगा। तो अप्रोक्सीमेट 110 लेक्चर हमारे एप्लीकेबल होंगे जो नवंबर 2021 के लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने कहा था अमेंडमेंट्स। अब अमेंडमेंट्स मैंने आपको बताया था कि हमारे एग्जाम में इस बार का जो बजट आया वो बजट हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है। जो पिछले साल बजट आया था उस बजट में जो भी चेंज आए थे वो चेंज हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है। अब बच्चे का ना यहाँ पे डाउट आया था, बच्चा कहता है आपने फाइनेंस एक्ट वर्ड यूज किया, तो फाइनेंस एक्ट तो हमें पता नहीं, टेंशन मत लो। कल की क्लास में आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा कि ये फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बजट स्पीच क्या होती है, मेमोरेंडम क्या होता है। कल सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि फाइनेंस एक्ट को ना ऐसे समझ लो कि बजट 2020 में इनकम टैक्स में जो भी चेंजेस आए थे वो हमारे सिलेबस में है।
और बजट 2020 में जीएसटी में जो चेंज आए थे वो हमारे सिलेबस में है। और हमारे एग्जाम अगर नवंबर में है, 6 महीने पहले मतलब 30 अप्रैल तक की जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो भी हमारे एग्जाम में कवर होंगी, बस ये बात ध्यान देना। और मैंने कल भी कहा था कि जो बच्चा ये बैच लेगा इसमें कंप्लीट अमेंडमेंट्स हम करेंगे, इसके अलावा सिंगल अमेंडमेंट भी आपको नहीं करनी, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद तो फिर मैंने आपको बातें बताई थी जी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, रिटेंशन होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कुछ नहीं करनी, आपने सिर्फ यहाँ पे आके पढ़ना है और डेली बेस पे रिवीजन करनी है। उसके बाद फिर एक बात मैंने आपको और बताई थी कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पैटर्न प्रोविजन बेस्ड भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी दोनों तरह के आएंगे, इस तरह से हमारा पेपर बनेगा इनकम टैक्स और जीएसटी का, ये बात ध्यान देना। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब जो आज हमें क्लास नंबर 2 स्टार्ट करनी है ना, उसका टारगेट क्या है पहले वो समझ लेते हैं। मुझे नहीं पता कल कितने बच्चों ने वीडियो देखी थी और आज वो दोबारा वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे मुझे नहीं पता, बट अगर कोई नए बच्चे हैं पहले वीडियो 1 देख लें, अगर पुराने बच्चे हैं अब सुना ध्यान से आज हमें करना क्या है। याद करो क्लास नंबर 1 में इनकम टैक्स में जितने भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स में क्या सीखने को मिलेगा वो सारी बातें हमने क्लास नंबर 1 में आपको बता दी थी। अब आज हमें क्या करना है कि हमारे एग्जाम में 40 नंबर का जीएसटी भी है, अब इस जीएसटी में कौन सी बातें पढ़ने को मिलेंगी वो सारी बातें जो है आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमें डिस्कस क्या करना है कि जो हमारे एग्जाम में 40 नंबर का जीएसटी है उसमें कौन कौन सी बातें हमें सीखने को मिलेंगी, एक तो हमें ये डिस्कस करना है। उसके बाद फिर हम आएंगे कि टैक्स का मतलब क्या है, क्योंकि सर डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, जीएसटी का मतलब क्या है, इनकम टैक्स का मतलब क्या है, उससे पहले ये बताओ कि टैक्स का मतलब क्या है। क्योंकि बच्चा ये बात कहता है सर कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं वो तो पता लग जाएगा, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं वो भी पता लग जाएगा, बट जो ये हमारे सिलेबस में टैक्स है उस टैक्स का मीनिंग क्या है वो भी आज हम समझेंगे। उसके बाद फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इन दोनों का मतलब क्या है वो भी आज हम समझेंगे, और इन दोनों की नेचर क्या होती है वो भी आज हम समझ लेंगे। तो आज की क्लास का टारगेट हमारा क्या है कि एक तो जीएसटी में जो टॉपिक्स कवर होंगे उनका ओवरव्यू लेना और बाकी कुछ बेसिक बातें और करना, ये आज का हमारा टारगेट है जी, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अब मैं आपका मॉड्यूल खोल के दिखा रहा हूं जी। अब कल जो 60 नंबर का इनकम टैक्स था उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर थे वो हमने कल देख लिए थे, फटाफट से 2 मिनट लगा के उनकी रिवीजन में करवा देता हूं। याद करो मैंने कहा था कि जब हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे, जब भी हम इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे पहली बात चैप्टर नंबर 1 में हमें ये बात सीखने को मिलेगी कि इंडिया में रहने वाला कौन सा पर्सन इनकम टैक्स पे करता है, कितनी इनकम के बाद पे करेगा, किस रेट से पे करेगा, वो सारी की सारी बातें चैप्टर नंबर 1 में आती। इट मीन अगर हमें किसी की टैक्स कैलकुलेशन करनी है तो चैप्टर नंबर 1 के बाद हमें टैक्स निकालना आ जाएगा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो। चैप्टर नंबर 2 मैंने कहा था कि ये आपको बताएगा कि कौन सा पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा और कौन सा नॉन रेजिडेंट बनेगा, क्योंकि इंडिया का रेजिडेंट होना या ना होना वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इंडियन सिटीजन होना या ना होना या इंडियन ओरिजिन होना या ना होना वो भी अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो कब रेजिडेंट बनेंगे, कब सिटीजन बनेंगे या कब इंडियन ओरिजिन बनेंगे, चैप्टर नंबर 2 आपको बता देगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 ये बात कहता है कुछ इनकम ऐसी हैं जिस इनकम पर हम इनकम टैक्स चार्ज ही नहीं करेंगे, वो इनकम तुम्हारी टैक्सेबल इनकम का पार्ट ही नहीं बनेगी, वो कौन कौन सी इनकम है चैप्टर नंबर 3 आपको बताएगा। उसके बाद मैंने कहा था चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपके 5 चैप्टर आते हैं जी। याद करो मैंने कल की क्लास के अंदर कहा था अकाउंट्स और इनकम टैक्स में 36 का आंकड़ा है। अकाउंट्स वाले कहते हैं सारे खर्चे डेबिट कर दो और सारी इनकम क्रेडिट कर दो, इनकम टैक्स वाले कहते हैं हमारे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स वाले साफ साफ कहते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में इनकम आएगी कहां से वो नहीं पता, बट इनकम जाएगी कहां पर वो पता है। तो इनकम टैक्स में इनकम के आने के सोर्स तो अनलिमिटेड होते हैं बट इनकम के जाने के सोर्स लिमिटेड होते हैं। मुझे फटाफट से बोल दो, अगर किसी ने कल की क्लास सही ढंग से देखी हो, इनकम टैक्स में अगर मुझे इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी है कितने हेड होते हैं, 5। कौन कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। हमारी इनकम इन 5 हेड में टैक्सेबल होगी, वो किस तरह से होगी वो सारी बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आएंगी। उसके बाद मैंने कहा था अगर किसी पर्सन की इनकम ज्यादा हो जाती है ना तो वो प्लानिंग करने के कई तरीके निकालता है। वो क्या करेगा, अपनी इनकम वाइफ को ट्रांसफर कर देगा, अपनी इनकम माइनर बच्चे को ट्रांसफर कर देगा, अपनी इनकम सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर देगा। गवर्नमेंट कहती टेंशन मत लो। अगर कोई पर्सन इनकम डाइवर्जन करने की कोशिश करेगा तो वो इनकम हम उसी की इनकम में एड बैक करेंगे, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। अब किस किस केस में क्लबिंग होती है, किस किस केस में क्लबिंग नहीं होती, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सी प्लानिंग खत्म हो चुकी है, ये बातें हमारी चैप्टर नंबर 5 के अंदर आएंगी। उसके बाद मैंने कहा था एक बच्चा ये बात कहता है सर
मान लो हमारे लॉस हैं और हमारी कुछ जगह से इनकम भी है, तो क्या उस लॉस को इनकम से खत्म कर सकते हैं? गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अब कौन से लॉस को कौन सी इनकम से खत्म करना है? और अगर वो लॉस खत्म नहीं होते, मान लो मेरे 2 लाख रुपए के लॉस हैं, 1 लाख रुपए की इनकम है। अब लॉस तो मेरे 1 लाख के खत्म होंगे ना, अब जो 1 लाख के लॉस बैलेंस बचे उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, चैप्टर नंबर 6 आपको बताएगा। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 याद करो, LIC करवा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो, जगह जगह इन्वेस्टमेंट कर लो। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे हम तुम्हें बेनिफिट देंगे, उसका नाम क्या था? डिडक्शंस। मतलब उस पैसे पर हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। अब ये डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं, चैप्टर 7 आपको बताएगा। फिर चैप्टर 8 मैंने कहा था कि जो हमने 1 to 7 टॉपिक्स किए उन सबका कंबाइन जो है वो चैप्टर नंबर 8 है। इट मींस कैसे हमें टोटल इनकम निकालनी है, कैसे हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 8 आपको बताएगा। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 10 कि जो आपने कभी नाम सुना होगा TDS का, वो काम कैसे करता है। कभी अगर आपने नाम सुना एडवांस टैक्स का, वो हमें किस तरह से देना पड़ता है, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 9 में है। और जो लोग प्रैक्टिकली रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने वाले कौन से लोग होते हैं, कब फाइल करते हैं, किस फॉर्म में फाइल करते हैं, चैप्टर नंबर 10 आपको बताएगा। तो 1 से लेके 10 तक इनकम टैक्स में जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसमें कौन सी बातें हमें पढ़ने को मिलेंगी, एक तरह से ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। अब आखिर जब स्टार्ट करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपको पहले से ही क्लियर होगा इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। लो जी, इन सब बातों के साथ अब मैं आ रहा हूं जो हमारे 40 नंबर का पोर्शन है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है 16 तारीख से। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं एक बार ना सर, यहां पे इसकी हेडिंग बोल दो इनडायरेक्ट टैक्स, इन्होंने लिखा है 40 नंबर का। अगर मैं कायदे की बात करूं तो वैसे इंस्टीट्यूट ने गलत लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में ना सिर्फ GST कवर नहीं होता, कस्टम भी कवर होता है। मेरे अकॉर्डिंग इनको यहां ये लिखना चाहिए था कि इनडायरेक्ट टैक्स 40 नंबर का नहीं है, GST 40 नंबर का है। बच्चा ये बात कहता सर उससे क्या फर्क पड़ता? फर्क ये पड़ता क्योंकि जब ये इनडायरेक्ट टैक्स लिख रहे हैं तो नाम से ही लग रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी टैक्स आते हैं वो 40 नंबर के हैं, जबकि कस्टम तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। जब CA फाइनल के अंदर आओगे उस टाइम कस्टम पढ़ोगे। अभी हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ GST पढ़ना है। तो पहली बात तो ये समझना कि GST हमारे एग्जाम में 40 नंबर का है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक वाइड टर्म है। GST इज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम इज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है कि यार दोनों एग्जाम में एप्लीकेबल है या GST। तो आपको मैं दिखाऊंगा ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सारे के सारे GST के हैं। कस्टम उन्होंने पहले ही भी कहा था कि कस्टम हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, कस्टम CA फाइनल का पार्ट है। अब बच्चा ये बात कहता है कि सर आपने हमें कहा कि GST जो है वो हमारे एग्जाम में 40 नंबर का है जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि GST की फुल फॉर्म क्या है? बाकी सब छोड़ो, बस ये बता दो GST की फुल फॉर्म क्या है। ये बेकार की बातें मत करो, बच्चा आराम से बैठा है, बच्चा कह रहा है हम क्यों बताएं, आप ही बताओगे हमें। ऐसे मत करो यार, अप्रोक्सीमेट GST को आए 4 साल होने वाले हैं। 2017 में GST आया था, 21 अभी चल रहा है, 4 साल होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि GST है क्या, किस पे लगता है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ GST की फुल फॉर्म क्या है। एक बच्चा कहता है सर आपको ये नहीं पता, GST की फुल फॉर्म पता है क्या है? मैं कहा बताओ। कहता सर GST की फुल फॉर्म है, एक बच्चे का आंसर सुनना आप। सॉरी, लो जी। एक बच्चा कह रहा है सर GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक बच्चा कह रहा है नहीं पागल, GST की फुल फॉर्म पता क्या है? GST की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक बच्चा कहता है तुम दोनों ही गलत हो, मैं तो राहुल गांधी का फैन हूं, उसने कहा था GST की फुल फॉर्म है गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, ये GST की फुल फॉर्म है। नालायक, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मेन मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों में से GST की फुल फॉर्म क्या है। इट मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। एक बच्चा कह रहा है फर्क क्या पड़ेगा सर, क्योंकि नॉर्मली सभी क्या बोलते हैं GST का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
अब अगर मैंने बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स या अगर मैंने बोला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? अच्छा, कौन कौन ये बात कह रहा है, कौन कौन ये बात कह रहा है, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं कौन कौन ये बात कह रहा है कि सर जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? घबराओ मत सर, पता कुछ भी नहीं है, पहली क्लास है, तुक्का ही मार दो। जो ये कह रहे हैं जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लीज हैंड रेज। कुछ बच्चे यहां पे हैं। अरे जो ये कह रहे हैं कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, प्लीज हैंड रेज। ओ, मेजोरिटी बच्चे यहां पे हैं। अरे जिन्होंने ये आंसर दिया, एक बात मुझे बताना, जिन्होंने आंसर दिया पहले वाला, क्या जीएसटी आज जो एप्लीकेबल होता है क्या वो एक सर्विस पर एप्लीकेबल होता है या हजारों सर्विस पर एप्लीकेबल होता है? हजारों सर्विस पर। बट आपने क्या बोला? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला तो सर सर्विस में तो एक ही सर्विस आएगी ना। और इवन ये गलती आपसे नहीं होती सर, जो लोग बड़े बड़े प्रोफेशनल हैं वो भी कई बार मुंह से निकालते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों? सर्विस उनके मन में आता ही नहीं है। सर बात ये नहीं है कि फर्क कितना बड़ा पड़ेगा, बात ये है कि आप पढ़े लिखे अनपढ़ लगोगे। क्योंकि अगर आपने बोला गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो वो कहेगा भैया आप सीए हो, आपने सारा जीएसटी पढ़ा है, आप फुल फॉर्म ही नहीं बोल पा रहे। तो जब भी कभी जीएसटी की फुल फॉर्म की बात होगी तो आप ये बोलोगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्योंकि सर जीएसटी जो है वो एक सर्विस पर एप्लीकेबल नहीं है, आज हजारों सर्विस हैं जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहली बात तो ये समझो कि जो हम 40 नंबर का हम देखने जा रहे हैं वो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हैं वो अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है नी? इधर देखना ध्यान से। सबसे पहला जो है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा ये है। सर इसमें हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? इसमें आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। इधर सुना ध्यान से, अब मैं चैप्टर 1 के साथ ही आपको बता देता हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। बट उससे पहले क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, हमारे सिलेबस में एक तो इनकम टैक्स कवर है, हमारे सिलेबस में एक तो जीएसटी कवर है। इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ना तो मैंने ये कहा कि इनकम टैक्स का मतलब बताओ, ना मैंने ये कहा कि जीएसटी का मतलब बताओ, ना मैंने ये कहा डायरेक्ट टैक्स का मतलब बताओ, मैंने कहा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। बच्चा ये बात कहता है सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले हमें ये तो बताओ कि टैक्स का मतलब क्या है। क्योंकि जो हमने कल क्लास नंबर 1 की तो वो टैक्सेशन की है, और जो आज हम क्लास नंबर 2 कर रहे हैं ये भी टैक्स की है। और जब तक हमें यही नहीं पता कि टैक्स का मतलब क्या है तो आगे समझने का मजा ही नहीं आ रहा। चलो मैं पूरी क्लास से पूछता हूं, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि टैक्स का मतलब होता क्या है? जो आपके दिमाग में आ रहा है। सर ये मत समझो कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ को छोड़ो, एक बार लॉ को छोड़ो, वो तो हम खुद बनाएंगे। जो आपके दिमाग में आ रहा है टैक्स का मतलब क्या है, कोई बच्चा बताना चाहता हूं? यस, हाँ क्या कह रहे हो? एक ऐसी पेमेंट, हाँ हाँ बोलो बोलो, घबराओ मत, ये सब नालायक है आपके जैसे ही, टेंशन मत लो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बोलो। एक ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। अच्छा, एक ऐसी पेमेंट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और कोई बच्चा बताना चाहता हूँ? अच्छा चलो एक बात मुझे बताओ, जो ये टैक्स आप पे करते हो गवर्नमेंट को, क्या ये पेमेंट कंपलसरी है या ऑप्शनल है? मतलब मेरा मन करेगा तो मैं टैक्स पे करूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, क्या ऐसा होगा? या मुझे देना ही पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है देना ही पड़ेगा। बट मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सभी बच्चों ने बोला कि सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। मेरा दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है क्या हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है? नो डाउट टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, बट क्या हर कंपलसरी पेमेंट जो हम पे करते हैं क्या वो एक टैक्स है? आंसर इज नो। तो बच्चा ये बात कहता है सर अगर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है और हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं है तो फिर कौन सी कंपलसरी पेमेंट होती है जो टैक्स होती है? अब सुना ध्यान से, टैक्स कौन सी कंपलसरी पेमेंट है? लो ये बात कहता है, लो ये बात कहता है, एक्ट में ये बात लिखी हुई है कि टैक्स इज ए कंपलसरी एक्सटॉर्शन एंड मनी अंडर एन एक्ट। मतलब ऐसी कंपलसरी पेमेंट जो तुम गवर्नमेंट को पे करते हो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग। सर आपको जान के हैरानी होगी, आज बॉम्बे के अंदर हफ्ता वसूली की जाती है, अगर आपने कभी नाम सुना हो। और मैंने कल भी कहा था आज लक्ष्मी नगर में
और दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी जगह जगह मार्केट लगती है। आपने अगर कभी नाम सुना हो मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, अब सोच के बोलना जिस दिन की मार्केट होंगी उस दिन दुकानें वहां पर बहुत ज्यादा होंगी। और वो दुकानदार जो होते हैं उस एरिया के पुलिस ऑफिसर को कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। अब अगर एक दुकानदार ने दुकान लगाने के लिए 100 रुपए पेमेंट की, वो पेमेंट कंपलसरी है, तो क्या वो एक टैक्स है? आंसर इज नो। क्योंकि जो उस दुकानदार ने 100 रुपए की पेमेंट की है वो कंपलसरी तो है, पर वो किसी लॉ में नहीं लिखी हुई। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो कि वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स होगी जो किसी लॉ के अकॉर्डिंग पे करते हैं? आंसर इज यस। सर आज जो आप इनकम टैक्स पे करते हो वो क्यों पे करते हो? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। आज जीएसटी पे करते हो, जीएसटी क्यों पे करते हो? जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है। आज जो लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी क्यों पे करते हैं? कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि टैक्स हमारे मन की इच्छा नहीं है। टैक्स हमारे मन की इच्छा नहीं है कि जब मन में आया पे कर दिया, जब मन में नहीं आया, मन में नहीं पे किया, गवर्नमेंट कहती भाई साहब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एक्ट में लिखा है कि आपको टैक्स पेमेंट करनी पड़ेगी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, बात खत्म। तो पूरी क्लास मेरे साथ अब ये बोलेगी कि सबसे पहला हमने क्या समझा, टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट। मतलब ऐसी कंपल्सरी पेमेंट, हर बच्चा ध्यान सुनेगा जी, ये नालायक बच्चा मोबाइल चला रहा है, और मैंने कल भी समझाया था सर ये मोबाइल चलाना बंद कर दो प्लीज यार। पहले एक बात मुझे बताओ, मतलब जो क्लास में यहां पे डाल रहा हूं उसके पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए ये काम कर रहे हो। और अगर बेस क्लियर नहीं होगा ना, सही बता रहा हूं सर, मैंने कल भी कहा था कि अगर आप मुझसे कोचिंग नहीं लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बेस क्लियर नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं जिस दिन इनकम टैक्स खत्म होगा ना कुछ भी याद नहीं होगा। सर आपको भी मेरी बातें मजाक लग रही हैं, आपको विवेक सर लग रहे हैं पागल, और विवेक सर पागल ही लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये क्या चल क्या रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि ये बातें जो हैं आगे जाके कितनी काम में आएंगी। यही बातें आपको आप अप्रिशिएट करोगे कि सर पहले 3 से 5 लेक्चर थे ना, आज जो हमें टैक्स आसान लग रहा है उनकी वजह से लग रहा है। बट वो या मजाक में ले रहे हो, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे बीच में झपकी लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे कथा चल रही है विवेक बाबा जी की। बच्चा कह रहा है सब मोह माया सर, खा लिया तायते खा लिया जाने, संसार एक नश्वर है तो क्या करें। इधर सुनो ध्यान से नालायक, मैंने क्या बोला, पूरी क्लास मेरे साथ बोलेगी। क्या हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है? आंसर इज नो। फिर कौन सी कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है? सर वही कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है जो हम पे करते हैं किसी लॉ के अकॉर्डिंग, किसी एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब बच्चा कहता है सर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है। चलो एक बात मुझे बताना, मान लो गवर्नमेंट टैक्स लेना बंद कर दे, आज गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स क्या है? आज गवर्नमेंट के रिवेन्यू का सोर्स क्या है सर? सबसे बड़ा सोर्स क्या है? टैक्स ही तो है। आज जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही हैं, रेलवेज बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, सब पैसा किसका है? टैक्सेशन का ही तो है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है साहब जो पैसा हम डिफेंस में लगा रहे हैं, जो पैसा हम हेल्थ में लगा रहे हैं, जो पैसा इंफ्रा में लगा रहे हैं, वो पैसा किसका है? टैक्सेशन का है। तो जो आप हमें टैक्स पे करते हो ये मत सोचना कि वो पैसा हम यूज करते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर में ही यूज होता है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि आज जो भी आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो वो गवर्नमेंट के लिए पे नहीं करते, वो पे ऑटोमेटिकली अपने लिए ही करते हो। आप ब्रिज में, रोड में, हाईवेज में, इंफ्रा में पैसा खुद नहीं लगा सकते। सर मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या 100 रुपए के अंदर रोड बन जाएगी क्या? सोच के बोला, हमारी जेब में 100 रुपए हैं, क्या 100 रुपए के अंदर रोड तैयार होगी? नहीं होगी। बट अगर यही 100 रुपए करोड़ों लोगों से आएंगे तो कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? तो गवर्नमेंट कहती है बस यही तो हमें चाहिए। क्या अगर इंडिया में रहने वाला जो भी पर्सन टैक्स पे करेगा उससे जो रिवेन्यू होगा उसके बेस पे जो पब्लिक फैसिलिटी होंगी वो हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आज जो भी आप देखते हो बाहर, जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, वो सब पैसा किसका है? टैक्सेशन। तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का। और दूसरा, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? कि ताकि अमीर अमीर ना हो जाए, गरीब गरीब ना हो जाए। आपको मैं चैप्टर नंबर 1 में बताऊंगा, इनकम टैक्स में जाके बताऊंगा कि आज अमीरों के ऊपर सरचार्ज भी है और आज गरीबों को रिबेट मिलती है। आज अमीरों पर सरचार्ज है, गरीबों को रिबेट मिलती है, ताकि आपस में सब समान हो जाएं। गवर्नमेंट कहते इसलिए हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी पर और मेरे पर सेम टैक्स है, नहीं। रेट सेम होंगे, रेट सेम होंगे, बट उसके अलावा मुकेश अंबानी को सरचार्ज देना पड़ेगा, मुझे कोई भी सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा।
अब ये सरचार्ज क्या होता है? नाम के लिए समझ लो एक्स्ट्रा टैक्स। अब ये एक्स्ट्रा टैक्स किस रेट से लगता है, किनको देना पड़ता है, अमीर किसे बोलते हैं, ये सारी बातें आपकी इनकम टैक्स में आएंगी। बस अभी इतना समझो कि टैक्स लगाने का मेन मोटिव क्या है, सबको इक्वल रखना। ठीक है जी। आप आओ, मैं आपको पहले ये दिखाता हूं। देखो जी, टैक्स का मतलब क्या है, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, ए टैक्स फ्रॉम लेटिन वर्ड टैक्सो। ये लेटिन वर्ड से आया है। टैक्सो इज ए कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर सर यहाँ पे ये अंडर एन एक्ट नहीं लिखा होता ना, अगर अंडर एन एक्ट नहीं लिखा होता, फिर तो हर कंपल्सरी चार्ज जो होता वो एक टैक्स बन जाता। फिर तो बॉम्बे में हफ्ता वसूली की जा रही है, वो भी एक टैक्स है। जगह जगह मार्केट लग रही है, वो पे कर रहे हैं, वो भी एक टैक्स है। गवर्नमेंट कहती है भैया हर कंपल्सरी पेमेंट टैक्स नहीं है। वही कंपल्सरी पेमेंट एक टैक्स बनेगी जो तुम पे कर रहे हो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या बोला, टैक्स इज ए कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। ये बात ध्यान देना। उसके बाद देखो जी, द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विस। मैंने वही तो बोला कि आप गवर्नमेंट को क्यों पे करते हो, उनके बेनिफिट के लिए नहीं, ताकि वो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर सके, इसलिए आप टैक्स पे करते हो। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो एक काम आप ये करो, अब जो नोटबुक आपने लगाई है नहीं लगाई, या जो भी रफ है उसके अंदर कम से कम ना ये तो लिख ही लो टैक्स का मीनिंग क्या होता है। बाकी जब मैं फिर 16 तारीख से स्टार्ट करूंगा ना, उसमें हम प्रॉपर नोटिंग करेंगे। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कई ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। जो नहीं भी करेंगे तो भी कम से कम कुछ नोटिंग तो हो कि हाँ भाई टैक्स का मीनिंग क्या है, बेस तो वो क्लियर करें। बाकी जो बच्चे करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्लास में सारी नोटिंग कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो लिखो जी, पहले हेडिंग डाल दो, मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स लिखो जी। सबसे पहला जो है टैक्स का मतलब क्या है, ए टैक्स फ्रॉम लेटिन वर्ड टैक्सो। ए टैक्स फ्रॉम लेटिन वर्ड टैक्सो। ये आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि टैक्स वर्ड जो है कहां से आया, दैट इज लेटिन वर्ड टैक्सो से आया। इज ए कंपल्सरी चार्ज, इज ए कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। इज ए कंपल्सरी चार्ज अंडर एन एक्ट। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, द मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। और ये पब्लिक सर्विस का मतलब मैंने आपको बता दिया जी, रोड हो गया, ब्रिज हो गया, हाईवेज हो गया, मेट्रो हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो वाटर फैसिलिटी है, मतलब जो भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है, वो सब मेजर पैसा जो होता है वो किसका होता है, टैक्सेशन का होता है। लिख लिया यहां तक? उसके बाद देखो जी, उसका है ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स। बच्चा ये बात कहता है सर कि टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, रीजन क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इज रेजिंग रिवेन्यू। मैंने क्या बोला, मेजर सोर्स है रिवेन्यू का गवर्नमेंट का, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है था कि उनके पास रिवेन्यू आए। क्योंकि सर अगर वो टैक्स लेना ही बंद कर देंगे तो रिवेन्यू कहां से आएगा, और अगर रिवेन्यू ही नहीं आएगा तो वे सर्विसेज कैसे देंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रेजिंग रिवेन्यू। सेकंड है इनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इनकरेज करना। आपको शायद पता हो, अगर आप में से किसी बच्चे का इंटरेस्ट है न्यूज का, या किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर इस बार बजट उन्होंने देखा हो, वैसे मेरे को नहीं लगता कि आपका भी इंटरेस्ट होगा, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बार जो बजट आया है, इस बार बजट में इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी काफी इंक्रीज की है। अब सोच के बोला इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब पता है क्या होता है? नहीं पता, मुझे पता था नहीं पता होगा। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये होता है कि जब भी हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, उस मंगाने पर टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर मैंने यूएसए से कोई सामान मंगाया तो इंडिया में एक टैक्स लगेगा, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अब सोच के बोलना, बाहर से सामान मंगाने पर अगर टैक्स ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, बाहर वाली कंट्रीज को गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, प्रमोट नहीं करना चाह रही। क्यों नहीं करना चाह रही? क्योंकि अगर बाहर से कोई सामान मंगाएंगे, थोड़ा इमेजिन करना, ये मार्कर मैंने बाहर से मंगाया, 50 रुपए का है, तो क्या ये 50 रुपए इंडिया में रहेंगे या इंडिया से बाहर गए? बाहर गए। तो भाई साहब देश का पैसा बाहर जा रहा है, और अगर देश का पैसा बाहर जाएगा तो इंडिया प्रमोट कैसे होगा, इंडिया ग्रो कैसे होगा। और अगर वही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देंगे
तो जो देश में काम करने वाले छोटे मोटे लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इस मार्कर की उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है। क्योंकि सर अगर इंपोर्ट सस्ता हो गया तो इंडिया के जो यहाँ के लोकल हैं, मोदी साहब ने क्या कहा, वोकल फॉर लोकल। मोदी साहब बार बार क्यों कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, मींस कि भैया इंडिया का जो सामान है उसको प्रमोट करो, ना कि बाहर के सामान को करो। तो सिंपल सी बात, ये बात ध्यान देना। अब अगर बाहर टैक्स बढ़ेगा तो उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रमोट होगी नहीं होगी? यस, तो ये रीजन होता है टैक्स लगाने का भी। उसके बाद देखो जी, रिड्यूसिंग इनकम इन इक्वालिटीज, मैंने वही बोला, अमीर और अमीर ना हो, गरीब और गरीब ना हो, दोनों को समान लेके आने के लिए टैक्स लगता है। उसके बाद प्रमोटिंग इकोनॉमी ग्रोथ, ऑब्वियस सी बात है सर, जितना टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, जितने लोग ट्रांसपेरेंसी से टैक्स पे करेंगे, उतना ही इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, आज जो बैकवर्ड रीजन है, आज जो भी टैक्स का पैसा आता है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट वहां पे यूज करती है। जैसे भी एक बात आपको पता हो, उत्तराखंड के अंदर एक बार अभी दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है ना, वहां पे कोई ग्लेशियर टूट के वो एक काफी सारे लोग, कई लोगों की डेथ हो गई, कई प्रोजेक्ट खराब हो गए। अब सोच के बोलना, अब वहां के लोगों का जो नुकसान हुआ तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी ना। अब गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? टैक्सेशन का लाएगी। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। याद करो उत्तराखंड के अंदर पहले भी एक बार बाढ़ आई थी, जब वो केदारनाथ के वहां पे सारा कुछ खत्म हो गया था। तो जब वो एरिया डेवलप किया तो हेल्प किसने की होगी? गवर्नमेंट ने। पैसा कहां से आया होगा? टैक्सेशन का होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। उसके बाद जी, इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी, की प्राइस स्टेबल रहे, क्योंकि सर अगर टैक्सेशन सही तरह से नहीं लिया जाएगा तो प्राइस अनस्टेबल हो जाएंगे। कोई चीज महंगी होगी तो बहुत महंगी, कोई सस्ती तो बहुत सस्ती होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मतलब ये जो हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हैं टैक्स लेने के। ठीक है जी, ये भी फटाफट से लिख लो जी, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है जी, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट फिर भी हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब पूरी क्लास में से जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी क्लास में से कोई सिंगल बच्चा मुझे बता दे टैक्स का मतलब क्या है। बताओ जी। यस, बताओ जी क्या है? सर टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है अंडर एन एक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मुझे बताना, आपने बोला कंपलसरी चार्ज है अंडर एन एक्ट, तो क्या कोई भी कंपलसरी पेमेंट जो मैं पे करूंगा तो क्या वो टैक्स बन जाएगी? नहीं नहीं सर, वो नहीं बनेगी। अभी तो आपने बताया ना कि जो लॉ के अकॉर्डिंग पे करेंगे वो बनेगी। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के बेस पे, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं कस्टम एक्ट के बेस पे, जीएसटी पे करते हैं जीएसटी एक्ट के बेस पे, तो ये सब टैक्स है। और दूसरा सर, हम ये गवर्नमेंट को देते हैं ताकि गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करवा सके, इसलिए। और ऑब्जेक्टिव सर आपने बताई दी है अभी, तो ये टैक्स लेने के ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये बात अभी तक आपने बताई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने स्टार्ट क्या किया था जीएसटी के टॉपिक्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट आया, सबसे पहले चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा? इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है। उससे पहले हम ये समझ लें कि टैक्स का मतलब क्या है। ठीक है, इधर सुना ध्यान से। अब टैक्स का मतलब तो पता लग गया कि भैया टैक्स किसे कहते हैं, कंपलसरी पेमेंट है जो एक्ट के अकॉर्डिंग पे करते हैं। हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं होती, ये बात तो समझ में आ गया। अब बच्चा कहता है सर आपने हमें कहा था कि टैक्स में ना हमारे सिलेबस में दो टैक्स हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सर डायरेक्ट टैक्स में वैसे तो और भी टैक्स कवर होते होंगे, बट हमारे एग्जाम में सिर्फ इनकम टैक्स है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। बच्चा कह रहा है सर इनडायरेक्ट टैक्स में वैसे तो और भी टैक्स कवर होते होंगे, बट हमारे एग्जाम में जीएसटी है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। कहता बट हमें यह समझ नहीं आ रहा कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। चलो जी अब उस पर आते हैं। क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो तुक्का ही मार दे, जो उसके दिल में आ रहा हो कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता होगा? मैं ये नहीं कह रहा आपने कहीं से पढ़ा है, आपने सीखा है। जो नॉर्मल दिमाग कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्या माइंड में आता है, इसका मतलब क्या होगा? कोई बताना चाहता हो जी? एक बच्चे का हाथ खड़ा है, यस हाँ बताओ। ऐसा टैक्स, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। चलो इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, ऐसा करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और जितने बच्चे सामने बैठे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हर बच्चा मुझे घर बैठे बैठे आंसर देगा। हर बच्चा मुझे घर बैठे बैठे आंसर देगा। यहां पे है लेवी,
इसको हम बोलते हैं इम्पोज। ठीक है। और ये है मान लो पेड टू गवर्नमेंट, और यहां पे है मान लो नेचर ऑफ टैक्स। अब बहुत ध्यान सुनना जी, मैं ये मान रहा हूं किसी को नहीं पता, जीरो नॉलेज है, बट फिर भी कोशिश करना बताने की डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता होगा। एक टैक्स है, मान लो मिस्टर एक्स पर लगा, मतलब गवर्नमेंट ने एक टैक्स है वो एक्स के ऊपर लगा दिया, इंपोज कर दिया एक्स पर, और एक्स ने ही गवर्नमेंट को पे किया, मतलब लगा भी एक्स पर और एक्स ने ही गवर्नमेंट को पे किया। पहला क्वेश्चन तो ये। और एक टैक्स है लगा मिस्टर एक्स पर है, लगा मिस्टर एक्स पर है, बट गवर्नमेंट को पे करने वाला एक्स नहीं है, वो मिस्टर वाई है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो बच्चे अनजान सामने बैठे हैं कोशिश करें आंसर देने की, आपके दिमाग में क्या आता है कि कौन सा डायरेक्ट होगा और कौन सा इनडायरेक्ट होगा। हाँ नहीं, पहला बात करते हैं कि एक टैक्स एक्स पर लगा और एक्स ने ही गवर्नमेंट को पे किया, वो क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बहुत बढ़िया, बच्चे कहते हैं जी ये डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, एक टैक्स ऐसा है जो गवर्नमेंट ने लगाया तो एक्स पर है, गवर्नमेंट ने लगाया तो एक्स पर है, मतलब लगा एक्स पर है, बट उसके बिहाफ पर मिस्टर वाई ने गवर्नमेंट को पे किया, मतलब लगा एक्स पर, पेमेंट करने वाला मिस्टर वाई है, तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। चलो जी, बच्चा कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने बहुत खूबसूरती से आंसर दिया, आपने पूरी कोशिश की सही आंसर देने की, बट दैट इज इनकरेक्ट आंसर। बच्चा कह रहे हैं सर ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमने तो कहीं पर भी सुना था, यही सुना था कि ऐसा टैक्स जिस पर लगेगा अगर डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे तो डायरेक्ट टैक्स है, अगर और कोई पेमेंट करेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। आपने कहीं पढ़ा या कहीं सुना, ये एक्चुअल में लॉ के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट डेफिनेशन है। अब सुना ध्यान से, अब लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या लिखा है, अब सुना ध्यान से। अब लॉ ये बात कहता है भैया पेमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब पेमेंट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गवर्नमेंट को पेमेंट करने वाला कौन होगा, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है उस टैक्स का बर्डन किसकी जेब पे आ रहा है। सर मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि एक टैक्स अगर एक्स पर लगा और बर्डन भी अगर एक्स की जेब पे आएगा, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अच्छा, मतलब सर पेमेंट गवर्नमेंट को कोई भी करे, आंसर इज यस। सर पेमेंट कौन कर रहा है मैटर वो नहीं करता, लगा किस पर और बर्डन किस पर आया मैटर ये करता है। आपको मैं दिखाऊंगा एक्ट में डेफिनेशन। सर 99% बच्चा ये रट के बैठ जाता है कि डीटी का मतलब डायरेक्टली पे करेंगे, आईडीटी का मतलब इनडायरेक्टली पे करेंगे, ऐसा लॉ में कहीं लिखा ही नहीं है। ये तो समझने के लिए समझ लिया बस, जबकि लो ये बात कहता है भैया पेमेंट कौन करेगा मैटर वो नहीं करता, लगा किस पर और बर्डन किसकी जेब पर आया मैटर वो करता है। अब एक बात मैंने सोच के बोलना, एक बात मैंने सोच के बोलना, आपने नाम सुना होगा इनकम टैक्स। आपके पापा ने इनकम कमाई, अगर हमारे फादर ने इनकम कमाई, मम्मी ने इनकम कमाई, रिलेटिव ने इनकम कमाई, तो इनकम कमाई अगर उन्होंने, तो क्या टैक्स किसी और पर लगेगा या पापा पर ही लगेगा, पापा पर लगेगा। और अगर पापा पर टैक्स लगेगा तो पापा की जेब पर ही बर्डन आएगा, क्योंकि पापा उस इनकम में से टैक्स पे करेंगे, तो लेवी भी सेम पर्सन पर, बर्डन भी सेम पर्सन पर, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अब बच्चा ये बात कहता है सर ये तो समझ में आ गया, बट हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये आपने क्यों काटा मारा है। भाई अगर एक्स के बिहाफ पर वाई पे करेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स ही तो बनेगा। आंसर इज नो। आपको मैं दिखाता हूं कि ये वाला केस भी डायरेक्ट टैक्स में कवर हो सकता है। कैसे, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। याद करो लास्ट क्लास में जब इनकम टैक्स जो हमारा 60 नंबर का है, उसके अंदर मैंने कहा था एक टॉपिक आएगा टीडीएस का। हाँ सर आपने कहा तो था टीडीएस का टॉपिक आएगा। और मैंने कल ये भी कहा था कि बहुत सारे बच्चों ने ये सुना होगा कि सैलरी जब मिलती है उसमें से कंपनी वाले कुछ टैक्स काट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये कंपनी है मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। और ये मान लो फादर है किसी बच्चे के, ये मान लो किसी बच्चे के फादर है।
इनकी पूरे साल की सैलरी 6 लाख रुपए है, मान लेते हैं सैलरी 6 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या ये कंपनी 6 लाख रुपए पापा को सैलरी पे करेगी पूरी की पूरी, या टीडीएस काट के? टीडीएस काट के एग्जाम्पल के तौर पे मान लो टीडीएस का रेट जो है 10% है, तो गवर्नमेंट कंपनी को यह बात कहती है, कंपनी, कि जब तुम पापा को सैलरी पे करोगे तो पूरी सैलरी पे मत करना, उसमें से कुछ टैक्स काट के फिर पे करना, और टैक्स आपका 10% है। तो मतलब बच्चा कह रहा है सर क्या पापा को फिर 5,40,000 मिलेंगे? आंसर इज यस, पापा को मिलेंगे 540, और 60,000 पे टीडीएस काट के कंपनी जो है वो पे कर देगी गवर्नमेंट को। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। सर पैसा किसने कमाया? सोच समझ के आंसर दो। सैलरी कमाई किसने है? क्या कंपनी ने या पापा ने? पापा ने। और जिसने इनकम कमाई टैक्स लगा भी किस पर? पापा पर। क्या ये जो 60,000 पे जो टैक्स कटा, क्या ये कंपनी ने अपनी जेब से निकाल के पे किया या पापा की सैलरी में से? पापा की सैलरी में से। तो भाई साहब लगा भी पापा पर और बर्डन भी पापा की जेब पर आया, बट पेमेंट करने वाली कंपनी है, दैट इज मिस्टर वाई। अब अपने आप बोल देना जी, एक्स पर लगा है, एक्स पर लगा है, पेमेंट करने वाला मिस्टर वाई है, तो आपने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स, जबकि टीडीएस इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अच्छा सर ये तो हमारे दिमाग में कभी आया नहीं था, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चा पूरा टैक्स कर लेता है, उसको ये नहीं पता होता कि डीटी और आईडीटी का मतलब क्या होता है। बस एक बात रट के बैठ गया, डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे तो डायरेक्ट टैक्स है, अगर कोई और पेमेंट कर देगा तो इनडायरेक्ट टैक्स है। गवर्नमेंट कहती है हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो ये डेफिनेशन दी है अगर लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स होगा। आप खुद देख लो, खुद देख लो, लगा पापा पर और पापा की ही सैलरी में से कटा तो बर्डन भी पापा की जेब पर आया, तो टीडीएस इज ए टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो पहली बात तो ये समझ लो सर डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब कभी ये नहीं होता कि जिस पर लगा वो ही डायरेक्टली पे करेगा, वो डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? पूरी क्लास एक साथ बोलेगी जी, पूरी क्लास एक साथ बोलेगी। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? लेवी, आगे बोलो, लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे होगा तब वो डायरेक्ट टैक्स बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट टैक्स नहीं बनेगा। तो मेरी पूरी फैमिली, जितने बच्चे मेरे सीए इंटर के सामने बैठे हैं, एक बात ये समझ के बैठ जाएं कि गलती से भी डेफिनेशन गलत मत याद कर लेना। डायरेक्ट टैक्स का मतलब ही होता है कि अगर लेवी मुझ पे हुआ, अगर लेवी मुझ पे हुआ और अगर बर्डन भी मेरी जेब पर आ गया तब वो डायरेक्ट टैक्स बनेगा। पेमेंट कौन कर रहा है मैटर वो नहीं करता। लो में पेमेंट की बात नहीं की गई, लेवी और बर्डन की बात की गई है। अब बच्चा ये बात कहता है चलो सर ठीक है कि जिसपे लगा अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे आ गया फिर तो वो डायरेक्ट टैक्स है, तो फिर आईडीटी किसे कहते हैं? आईडीटी उसका रिवर्स हो गया। आईडीटी रिवर्स हो गया, जिस पर्सन पे लेवी हुआ अगर बर्डन किसी दूसरे पर आ गया दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा टैक्स जिस पर्सन पे लगा, जिस पर्सन पे लगा बट उसका बर्डन जो है वो किसी दूसरे की जेब पर आ गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, चलो एग्जांपल देता हूं। आप में से कौन कौन बच्चा कभी हल्दीराम, डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडी कहीं पर भी गया? मैं ये नहीं कह रहा हर जगह गए हो, कहीं पर भी। अब तो सर फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर हुए होंगे नालायकों, तो आपने बहुत बड़ी पार्टी की होंगी, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी की होंगी, ठीक है ना। अब बच्चा कह रहा है सर हाँ वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है। हाँ नालायकों, फेस्टिवल सीजन, कौन सा फेस्टिवल सीजन चल रहा है? बच्चा कह रहा है वो होता है ना 7 फरवरी से लेके 7 से 20 फरवरी तक होता है, 15 फरवरी तक होता है फेस्टिवल सीजन जो चल रहा है। बच्चा कह रहा है हाँ आपको बहुत पता है, ये मुझे सब आपने ही बताया है। जब मैं सीएस वाले बच्चों को क्लास लेता हूँ ना तब मुझे पता लगता है, जब वो कहते हैं कि सर आज हम प्रोमिस कर रहे हैं आपसे, ये तो हैप्पी प्रोमिस डे। मैं कहो ओ माय गॉड, अच्छा आप मुझसे क्या प्रोमिस कर रहे हो? बच्चा कह रहा है हम ये प्रोमिस कर रहे हैं कि हम टेक्स्ट में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, बस आपने यही प्रोमिस करना है। और इवन ये नहीं, इससे बड़ा प्रोमिस ये करना है कि हम हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेके आएंगे और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएंगे। बस ये प्रोमिस आपने करना है, बात खत्म। बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अच्छा मैं वापिस आ रहा हूं इनडायरेक्ट टैक्स पे एग्जाम्पल पे। जो बच्चे हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा हट कहीं पर भी गए हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चे कहीं ना कहीं गए हैं। अच्छा एक बात मैंने सोच के बोलना, मान लो यहां पे ना ये हल्दीराम है, मान लेते हैं ये हल्दीराम है, और यहां पे मैं हूं, मान लो मिस्टर विवेक है। अब
पता नहीं, अब आप में से कई बच्चों को पता है नहीं पता, मुझे हल्दीराम की राज कचौरी बहुत पसंद है। देखो एक बच्चा कह रहा है, हाँ लाला चाहा लपलप सा राज कचौरी दही, ओ माय गॉड। इधर देखो ध्यान से नालायक, अभी ऐसे मत करो यार, मेरा भी खाने का मन कर जाता है। एग्जाम्पल लेने, एग्जाम्पल। अब सामने मेरे हल्दीराम है, यहाँ मेरे हल्दीराम है, मैं यहाँ पे हूँ। बहुत ध्यान सुना, बहुत ध्यान सुना। मैं हल्दीराम के पास गया, हल्दीराम के पास गया तो मैंने हल्दीराम को बोला कि हल्दीराम, उसने कहा हाँ। मैं कहा एक राज कचौरी देना। तो हल्दीराम ने कहा जी 100 रुपए की है। ठीक है जी। मैंने क्या किया, अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर हल्दीराम को दिए और अपनी राज कचौरी ले आया। और 90%, इवन 90% से ज्यादा बच्चों ने आज तक कभी बिल नहीं देखा होगा। सर आज तक आपने बिल देखा ही नहीं होगा। एक बच्चा कह रहा है बिल हम देखे क्यों? सर हम हल्दीराम खुद थोड़ा जाते हैं, जिसकी पार्टी होती है वो लेके जाएगा, वही बिल देके, हमने तो वहां जाके बस काम करना है, खाना ही तो है हमने। ऐसे ही करते हैं नॉर्मली हम। सर हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा कभी आपने देखा अकेला बैठ के कोई वहां पे बर्गर खा रहा हो? अकेला बैठ के ना 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 ना, पार्टियां होती हैं, जब दोस्तों की पार्टी होती है तब जाते हैं। भैया अगर तूने पार्टी देनी है तू ही बिल देखेगा, हम तो बस ऑर्डर देंगे, एक मेरे छोले भटूरे, एक रार कचौरी, और एक मेरा समोसा, और एक मेरा ये, बात खत्म। अब अगर आपने उस बिल को ध्यान से देखा हो, उस बिल में दो तरह के जीएसटी लगे होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक बच्चा फिर गुस्से में आ गया, वही कल वाला। कहता है यार मैं नहीं क्लास देख रहा, ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है ये तो बताया नहीं। मेरे लाल, मेरे नोनू, मेरे नंद गोपाल, टेंशन मत लो, बताएंगे। बट आप कभी आज के बाद ना बिल ये देख लेना, आप कभी बिल देखोगे उस बिल में दो जीएसटी लगे होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब ये कब लगते हैं वो सारी बातें हम देख लेंगे। अब सोच के बोला, 100 रुपए की रार कचौरी जो है वो एक्चुअल में 100 रुपए की नहीं है। मान लो वो 90 रुपीज की है, 10 रुपए टैक्स लगा, 100 रुपए हो गए। अब कमाल की बात क्या है, कमाल की बात क्या है? सर मैंने हल्दीराम को, सोच के बोलना, मैंने हल्दीराम को रार कचौरी बेची है या हल्दीराम ने मुझे बेची है? हल्दीराम ने मुझे बेची, हल्दीराम ने मुझे बेची है। तो जीएसटी का लो ये बात कहता है कि जो पर्सन गुड्स की सप्लाई करेगा ना उस पे जीएसटी लगेगा। भाई जो भी पर्सन गुड्स की सेल करेगा उस पे जीएसटी लगेगा। तो यहां पे हल्दीराम जब राय कचौरी बेच रहा था तो गवर्नमेंट ने बोला हेलो हल्दीराम, तूने गुड्स की सेल की, तेरे ऊपर जीएसटी लग गया। भाई तूने गुड्स की सेल की है, तेरे ऊपर जीएसटी लग गया। हल्दीराम ने कहा ठीक है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जो हल्दीराम पर जीएसटी लगा तो क्या वो जीएसटी हल्दीराम ने अपनी जेब से पे किया? नहीं, उसने कस्टमर की जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे निकाले, फिर गवर्नमेंट को पे किया। तो लगा किसी और पर और बर्डन किसी और पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर आपको मैं क्या बताऊं आपकी कहानियां, आपको मैं क्या बताऊं आपकी कहानियां, जो आपने आज तक कहानियां करी हैं। आप बचपन से ही इतना टैक्स पे कर चुके हो। आप 1 साल के थे साहब, तब से आप टैक्स पे कर रहे हो। बच्चा कह रहे बेकार की बातें मत करो, 1 साल में कैसे हम टैक्स पे कर रहे थे? जो भी आपने टॉफीज खाई हैं, जो भी आपने कोई भी सामान आज तक खाया है, कभी चेक करके ध्यान से पढ़ लेना, उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है कि लगता किसी और पर है, दर्द होता हमें है, बट उस दर्द का पता ही नहीं लगता। बट डायरेक्ट टैक्स में दिक्कत क्या आती है कि दर्द हमें होता है और पता भी लगता है आई कि मुझे दर्द हो गया। बट आईडीटी में ऐसा है ही नहीं। आईडीटी एक छुपा हुआ टैक्स है। आप इतने लाखों रुपए, सही बात बोल रहा हूँ सर, जो लोग चॉकलेट टॉफीज इनके शौकीन हैं उन्हें पता ही नहीं है वो कितना टैक्स पे कर चुके हैं। आपके घर में जो भी सामान आता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स। सर आप जीएसटी पे कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली चुभता नहीं ना, क्योंकि वो लगा किसी और पर है। अब सर एक बात मैंने सोच के बोलना, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, लगा मुझ पर, बर्डन मुझ पर, मुझे ही चुभता है, तभी तो हम सीए के पास जाते हैं कि हाय मेरा टैक्स बचा दो। क्यों? वो डायरेक्ट होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स जो हम कितने लाखों आज तक पे कर चुके हैं हमें कभी पता ही नहीं होता, क्योंकि वो लेवी किसी और पर होता है और बर्डन हमारी जेब पे आता है, पर हमें इनडायरेक्टली पता, क्योंकि हम कभी बिल चेक करते ही नहीं। आज आपने कभी बोला, आज आपने कभी, झूठ मत बोलना, हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा कितने बच्चों ने बिल चेक किया? अभी बेकार की बातें कर रहे हैं, सारे बच्चे हाथ खड़ा करके बैठ गए हमने किया। आपने कभी नहीं किया होगा, या किया होगा तो कुछ बच्चों ने किया होगा। और कईयों को तो ये भी नहीं पता कि उसमें जीएसटी लगता है, और कईयों को, नालायकों को, ये भी नहीं पता कि जीएसटी लगता है तो कौन कौन सा लगता है। ये तो आज ही मेरे मुंह से सुना है कि एक सीजीएसटी होता है और एक एसजीएसटी होता है, और कई बच्चे कंफ्यूज हो गए वो होता क्या है।
तो टेंशन उसकी नहीं है, वो सारी बातें बाद में देख लेंगे, बट प्रॉब्लम अभी ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो लेवी एंड बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पे होगा तब वो आईडीटी बनेगा, अगर दोनों सेम पर्सन पे होंगे तब वो डायरेक्ट टैक्स बनेगा। ये बात क्लियर है। तो कल जो हमने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में दो टैक्स कवर हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो समझ लेना डायरेक्ट का मतलब लेवी बर्डन सेम पर्सन पर, इनडायरेक्ट का मतलब लेवी और बर्डन डिफरेंट पर्सन पर। ये बात क्लियर हो गया। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। आज आप कहीं पर भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाओ, उनके ऊपर जीएसटी लगता है। अब कमाल की बात, सर्विस वो दे रहे हैं, गुड्स वो बेच रहे हैं, जीएसटी उन पे लगा, बर्डन हमारी जेब पे आ रहा है। तो अगर लगा उन पर है, बर्डन हमारी जेब पर है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स ना। तो आपको समझना पड़ेगा दोनों का पहले डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी। तो जो अब चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखा रहा था ना कि जो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे वो इसी का ही है, वो इसी का ही है। तो जब हम 16 तारीख से टॉपिक नंबर 1 पे आएंगे तो ये सारी बातें मैं आपको लिखवाऊंगा भी, एग्जाम्पल के साथ लिखवाऊंगा कि देखो ये आपका डायरेक्ट है और ये आपका इनडायरेक्ट है। ठीक है, आपको मैं एक बार बट दिखा देता हूं। देखो जी, यहाँ पे देखो जी, डायरेक्ट टैक्स का जनरल मीनिंग क्या है कि लेवी ऑफ टैक्स या इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स या इंपैक्ट ऑफ टैक्स अगर सेम पर्सन पे होगा तब तो वो डायरेक्ट टैक्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और अगर लेवी एंड बर्डन अगर ये डिफरेंट पर्सन पे होगा फिर ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई जी। तो पहले इन दोनों का मीनिंग क्या है वो आपको मैंने समझा दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों का मीनिंग क्या है। बस लास्ट टाइम मुझे बता दो, फिर मैं दोबारा से जीएसटी के टॉपिक पे आऊंगा। जल्दी बताओ जी। सबसे पहले ये बताओ टैक्स का मतलब क्या है। जल्दी पूरी क्लास एक साथ बोले कि टैक्स का मतलब क्या है। टैक्स इज ए कंपलसरी चार्ज अंडर एन एक्ट। फिर सेकंड मुझे बताओ डायरेक्ट किसे कहते हैं, लेवी, बोलो ना, लेवी और बर्डन या लेवी एंड बर्डन, लेवी एंड बर्डन। लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर है तो डायरेक्ट है, और अगर लेवी एंड बर्डन अगर ये डिफरेंट पर्सन पे है तो ये क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। बस ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। तो पेमेंट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डीटी का मतलब ये है और आईडीटी का मतलब ये है। अब वापिस आ रहा हूं जी। ये लो जी, ये आपके सामने है। लो जी, ये तो हो गया पहला, मतलब ये बातें हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ने को मिलेंगी। अब जब मैं जीएसटी के चैप्टर नंबर 2 में आऊंगा तो उसमें बातें हमें पढ़ने को मिलेंगी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता है या कितने बच्चों को नहीं पता कि आज इंडिया में जो भी लॉ हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो सिक्योरिटी लॉ है, चाहे वो जीएसटी है, चाहे वो कोई भी लॉ है, बिना संविधान की परमिशन के ये लॉ नहीं बन सकते। और मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता, कितने बच्चों को नहीं पता कि आज जो भी टैक्स हैं वो टैक्स दो तरह के होते हैं, सेंट्रल लेवल के और स्टेट लेवल के। क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपके सिलेबस में इनकम टैक्स है, क्या वो सेंट्रल लेवल का है या स्टेट लेवल का है। वेरी गुड। एक बच्चे ने वही बताया जो उसको बताना चाहिए था, बच्चे ने बोला स्टेट लेवल का। मेरा उस बच्चे से ही क्वेश्चन है, एक बात मुझे बताना, आपसे क्वेश्चन है, डरो मत, मेरा नॉर्मल क्वेश्चन है। एक पर्सन ने दिल्ली में इनकम कमाई, उसी पर्सन ने बिहार में इनकम कमाई, उसी पर्सन ने केरला में इनकम कमाई, उसी पर्सन ने बॉम्बे में इनकम कमाई, तो क्या वो हर इनकम पर अलग रेट से टैक्स पे करेगा और अलग अलग गवर्नमेंट को करेगा। आंसर इज नो ना, ये आपने बोला है कि सर नहीं। अब जब आपने ये बोला कि सर वो अलग अलग टैक्स पे नहीं करेगा, अलग रेट से नहीं पे करेगा, अलग गवर्नमेंट को नहीं पे करेगा, तो फिर वो स्टेट लेवल कैसे हो गया। स्टेट लेवल का मतलब क्या है, स्टेट लेवल का मतलब है ऐसा टैक्स जिसका रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। बट सर इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल लेवल टैक्स ना। आप पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ, पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाओ, हर जगह रेट सेम होंगे। आज सीए बनने के बाद अगर पूरे इंडिया से कोई भी क्लाइंट आ जाएगा इनकम टैक्स के लिए, उसको मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज ए सेंट्रल लेवल टैक्स। तो आपके टैक्स हमेशा दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। जो जीएसटी है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों है। जैसे मैंने क्या बोला कि आपके बिल में, हल्दीराम के बिल में, अभी मैंने एक वर्ड बोला था कि सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है ना, तो ये है स्टेट लेवल जीएसटी और ये सेंट्रल लेवल जीएसटी है।
तो जो स्टेट लेवल जीएसटी है उसका रेवेन्यू जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। आपको दिखाऊंगा कैसे। अब बच्चा ये बात कह रहे हैं, सर आप ये बताना हमें क्यों चाह रहे हो कि टैक्स हमारे दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो सेंट्रल लेवल के टैक्स होते हैं उसकी बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के पास होती है, और जो स्टेट लेवल के टैक्स होते हैं उसकी बनाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट असेंबली के पास होती है। सर स्टेट गवर्नमेंट मत मत बोलना, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बोलना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कभी लॉ बनाती नहीं है, ये लॉ को अप्लाई करती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती फिर तो जीएसटी कब का जाता? बीजेपी रूलिंग में कब से है? सर क्या बीजेपी 2017 से रूलिंग में आई है या 2014 से? अप्रोक्सीमेट 2014 से। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती तो जीएसटी तो 14 में ही आ जाता ना, जबकि जीएसटी आया 17 में, क्योंकि जीएसटी पास हुआ पार्लियामेंट से। तो आज अगर कभी भी लॉ बनना है ना तो लॉ कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, बनाने वाली या तो पार्लियामेंट होती है या वो स्टेट असेंबली होती है। और जब मैं बातें करूंगा ना नेक्स्ट क्लास में फाइनेंस बिल की, फाइनेंस एक्ट की, तब आपको बताऊंगा, तब ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि लॉ दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और स्टेट। सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट होती है, स्टेट लेवल और स्टेट असेंबली होती है। चलो, अब जब मैंने बोला कि ये पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली होती है तो एक बच्चे के दिमाग में ना वैसे ही डाउट आ गया। कहता सर ये जो पार्लियामेंट ये लॉ बनाती है तो ये ऐसे अपनी मर्जी से बना देती है या इनको पावर मिलती है? पावर। शायद आप में से किसी बच्चे ने कभी सुना हो, आज इंडिया के संविधान में 3 लिस्ट होती है। हाँ 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 हाँ, एक बच्चा देखो, एक बच्चा कह रहा हाँ हाँ सर फाउंडेशन में ये हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। याद है कुछ आपकी 3 लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी? बोलो। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। अब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स होते हैं उस पर बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होती है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हमारा जीएसटी का चैप्टर 1 स्टार्ट हो जाएगा 2-3 क्लास के बाद। अभी सिर्फ ये समझो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चैप्टर 2 में क्या पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर 2 में यही पढ़ने को मिलेगा कि जो इंडिया में जीएसटी आया उस जीएसटी को लेकर आने वाला कौन है, पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है, और जो भी लेकर आने वाला है उसको पावर कहां से मिली। मतलब ऐसी कौन सी लिस्ट है जिस लिस्ट में जीएसटी लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 आपको ये बताएगा। तो मतलब संविधान से रिलेटेड सारी बातें हम चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंफर्म 1 से 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से बनते हैं। अब बच्चों को यही नहीं पता पहली बात तो कि जो ये लॉ बनता है वो बनाने वाला कौन होता है। उनको बस एक बात पता है, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये स्टेट गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट कभी लॉ बनाती ही नहीं। आप जब भी बोलते हो ना, बोलते हो सोचा करो कि आपने क्या बोला है। आपने बोल तो दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती फिर तो लॉ 2 सेकंड के अंदर पास होते। बीजेपी आज रूलिंग के अंदर है, फिर तो बीजेपी अपनी मनमर्जी करती ना। बट आज लॉ बनाने वाली बीजेपी थोड़ा है, वो तो बजट पेश करने वाली है। आज सीतारमन जी ने, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो 1 फरवरी को बजट पेश किया, क्या वो एक्ट बन गया? एक्ट तो भी बनना है, अभी तो उन्होंने बजट पेश किया है। अब ये बजट से एक्ट कैसे बनता है, ये सारी बातें भी तो सीखेंगे ना हम। अभी सिर्फ इतना समझो कि लॉ बनाने वाली ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना ही स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं। लॉ को बनाने वाली सर पूरे इंडिया में 2 ही अथॉरिटी हैं, या तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो मैंने क्या बोला कि 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट। तो किस लिस्ट से हमारा जीएसटी आया, चैप्टर नंबर 2 में हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में कई बातें और भी हैं कि लेवी ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी किस पे लगता है, किस तरह से लगता है, और जीएसटी की डेफिनेशन क्या है। ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, ये तो मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, क्योंकि हमें पहले जीएसटी से स्टार्ट करना है। तो मैं चाहता हूं मेरी क्लास के बच्चों को या मेरी फैमिली के बच्चों को कम से कम ये तो पता हो कि जीएसटी किस पर लगता है। मैंने आज आते ही ना सबसे पहले आपको यह बताया था कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी की फुल फॉर्म बताया तो था यार, बताया तो था, याद करो। जीएसटी की फुल फॉर्म बताई थी ना आपको, क्या बताया था? गुड नाइट स्वीट ड्रीम ट्रिक के, ये बताया? नहीं 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 नहीं, जीएसटी की फुल फॉर्म मैंने बताई थी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
ठीक है नहीं, ये मैंने फुल फॉर्म बताई थी। क्या कोई बच्चा इसको देख के बता सकता है कि जीएसटी किस पे लगता है? सोच समझ के बोलना सर, डेफिनेशन हम बाद में पढ़ लेंगे, मैं पूछना चाहता हूं इस लाइन के बेस पे कि जीएसटी किस पे लगता है। चलो इतना बोल देना, क्या जीएसटी इनकम पे लगता है? बच्चा कह रहा है क्या बेकार की बात कर रहे हो, इनकम पे तो इनकम टैक्स लगता है, तो ये तो क्लियर है इनकम पे नहीं लगता। अच्छा, क्या जीएसटी गुड्स पे लगता है? क्या जीएसटी गुड्स पे लगता है? आंसर इज यस, लगता है सर, नाम ही वही है। अच्छा, क्या जीएसटी सर्विसेज पे लगता है? आंसर इज यस। अब ध्यान सुनना, क्या जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों पे लगता है? सोच समझ के बोलना, यस या नो। कई बच्चे कह रहे हैं यस, कई बच्चे कह रहे हैं नो, और कई बच्चे कह रहे हैं ये हमें नहीं पता। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर तीसरे में फर्क क्या है? भाई ऊपर जो दो हैं वो कवर हो तो गए सर, बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है, बस यही तो फर्क है, यही तो समझना है। और जो रटने वाले बच्चे हैं वो ये समझ लेंगे कि जीएसटी गुड्स और सर्विस पर है, जो समझने वाला बच्चा है ना वो समझ के जाएगा कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, आप मुझे उसका आंसर दोगे। आपके सामने 3 बच्चे हैं, एक्स, वाई और मैं हूं। मैं भी एक बच्चा ही हूं, आपसे सिर्फ 2-3 महीने बड़ा हूं, तो ज्यादा मेरे को बड़ा मत समझना। आपकी जो भी एज होगी 2-3 महीने ऊपर लगा लेना, उतना ही मेरी एज है। मान लो मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स जो है, इसका काम पता है क्या है? इसका काम है मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का, ये रेडीमेड गारमेंट्स की सेल करते हैं, ठीक है। और वाई मान लो एडवोकेट है, वाई मान लो एडवोकेट है और ये कंसल्टेंसी की सर्विस देते हैं। और मैं आपके सामने यहां पर खड़ा हूं, मेरा काम है टीचिंग का, मेरा काम है टीचिंग का, मैं टीचिंग की मतलब टीचिंग का कैटेगरी में आता हूं, टीचिंग की एक्टिविटी प्रोवाइड करवाता हूं। मेरा पूरी फैमिली से क्वेश्चन है, जितने बच्चे भी इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जितने बच्चे भी बैठे हैं, उन सबसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मिस्टर एक्स, सोच समझ के बोलना, अगर मिस्टर एक्स रेडीमेड गारमेंट्स की सेल कर रहे हैं, तो क्या ये गुड्स में कवर हैं, सर्विस में कवर हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज में कवर है? बच्चा कह रहा है गुड्स में कवर है। भैया अगर मान लो आपने जो शर्ट डाली है तो ये शर्ट तो गुड्स है ना, तो भैया ये जो है ये तो गुड्स में कवर है। चलो जी, ये तो हो गया गुड्स बेच रहा है। अच्छा, अगर मिस्टर वाई एडवोकेट हैं और कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी, तो वो किस में कवर हो गया? सर ये सर्विस में कवर हो गया। मेरा पूरी क्लास से अब क्वेश्चन बनेगा, मैं आपके सामने जो टीचिंग कर रहा हूं ये किस में कवर है? सोच समझ के बोलना, मैं आपके सामने जो टीचिंग कर रहा हूं ये किस में कवर है? सोच समझ के बोलो, टीचिंग किस में कवर है? मुझे पता था आप यही हरकत करोगे। बच्चा कहता है सर टीचिंग जो है सर्विस में कवर है। एक बात मैंने सोच के बोल देना, ठीक है, मान लेते हैं टीचिंग सर्विस में कवर है। अभी मैं कॉल कर रहा हूं स्टाफ को, जितने बच्चों ने क्लास ली है उनको बुक्स नहीं आएंगी जी। सर क्यों बुक्स नहीं आएंगी? हम मार देंगे, बुक्स क्यों नहीं आएंगी? अभी आपने तो कहा सर्विस है, बट अगर आप साथ में बुक्स लोगे तो फिर तो सर्विस प्लस गुड्स हो गया ना। बच्चा कह रहा है यार बात तो सही है सर, फिर ऐसे तो जितने भी टीचर मार्केट में हैं सारे बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यस, तो मैंने कब कहा वो सिर्फ सर्विस दे रहे हैं? सर बात समझने की है, बात रटने की नहीं है। आज अगर मान लो मैं आपको यहां पे ये काम जो कर रहा हूं, अगर मैं आपको बुक्स ना दूं, ये काम जो है वो सर्विस है। बट जैसे ही साथ में बुक्स मैंने दी तो मैंने आपसे फीस ली है, वो मैंने सिर्फ सर्विस की नहीं ली, सर्विस एंड गुड्स की ली है, या आप यूं बोल सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की ली है। क्या कह रहे यार, ये तो हमारे दिमाग में आया नहीं था, बस यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है सर। क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता कि पहली बात तो जो जीएसटी है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी बात वो ये बस रट लेता है कि जीएसटी गुड्स पर है, सर्विस पर है, उसके दिमाग में ये नहीं आता कि अगर दोनों एक साथ हैं तो उस केस में क्या होगा। आपको मैं एग्जांपल और दे दूं, एग्जांपल और सुन लो फिर। अब आज रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, एज रेस्टोरेंट में आज आप जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो क्या वहां सिर्फ सर्विस मिलती है या खाना मिलता है? सर खाना भी होता है, सर्विस भी होती है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। आज आप किसी सैलून की दुकान पर, सैलून की दुकान पर शेव करवाने के लिए गए, बच्चा कह रहा है वो तो सर्विस है, ठीक है, उसको बोल देना बिना फोम के शेव कर देगा। जो आप जेल या फोम यहां पे लगवाते हो, जो भी बच्चा शेव करवाने के लिए जाता है, तो फोम जो लगती है वो गुड्स का ही तो पार्ट है सर।
तो जो उसने आपसे 50 रुपए 100 रुपए जो भी शेव के चार्ज किए वो सिर्फ सर्विस के नहीं किए, गुड्स एंड सर्विस दोनों के किए। आप उसको बोल देना कि ऐसा कर भैया बिना फॉर्म के शेव कर दे, तब तो मैं सर्विस मानूंगा, और अगर उसने फॉर्म लगाई है तो वो गुड्स का पार्ट भी होगा सर। आज आप हेयर कलर करवाने के लिए जाते हो, साथ में गुड्स भी होता है सर्विस भी होता है सर। मैं सिर्फ आपके दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं कि जीएसटी किस पे लगेगा, क्योंकि अगर आप बोलते हो जीएसटी गुड्स पे लगेगा तो इस पे लगेगा, सर्विस पे इस पे लगेगा, अगर आप बोलते हो इस पे तो तीनों पे लगेगा। एक बच्चा कहता है यार, अब जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन तो है गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स एंड सर्विसेज में तो ये कवर होता है, फिर तो ये कवर होता ही नहीं, तो क्या इस पे जीएसटी नहीं लगेगा? कई बच्चों की ये भी इंटरप्रिटेशन है। कई बच्चे कहते हैं साहब कि जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो जब गुड्स एंड सर्विस एक साथ होंगी तो जीएसटी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, काम ही खत्म करो। तो यहां तो साहब गुड्स अलग है, यहां सर्विस अलग है, जीएसटी कैसे लगा दोगे आप? मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है। एक बच्चा तो भाई साहब बाल पकड़ के बैठ गया, कह रहा हमारे बस का नहीं है, हम नहीं बता सकते सर, आप ही बता दो, हमारा दिमाग चलना बंद हो गया कि जीएसटी किस पर लगेगा, क्योंकि अभी तक तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन थे ही नहीं। अब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे जीएसटी की डेफिनेशन में। अभी हमें पढ़नी नहीं है, क्लास नंबर 1 के अंदर करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं और आप उसके बाद मुझे आंसर दे देना। ये आपके सामने जीएसटी की डेफिनेशन रख रहा हूं, देखो जी, आर्टिकल नंबर 36612A है, जीएसटी इज ए टैक्स। सिर्फ रीड करनी है, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, सिर्फ रीड करनी है। जीएसटी इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ओ माय गॉड, अब सर आंसर मिल गया हमें। इट मीन जीएसटी की डेफिनेशन ये बात कह रही है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई पर लगेगा, किसकी? या तो सिर्फ गुड्स या सिर्फ सर्विसेज, या दोनों की अगर एक साथ पे करोगे तो भी जीएसटी लग जाएगा। बट एक्सेप्ट एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब ये शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगता, गवर्नमेंट ने क्यों बाहर निकाला, जीएसटी में क्यों कवर नहीं किया, इसके भी लॉजिक्स हैं, वो जब हम जीएसटी डिस्कस करेंगे तब हम करेंगे। तो बस मैंने अभी आपको इतना बताना था कि जो ये आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे थे कि जीएसटी किस पर लगेगा, तो भैया गुड्स पे भी लगेगा, सर्विसेज पे भी लगेगा, और अगर दोनों एक साथ होंगे तो भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये सारी बातें हमें कहाँ करनी है? ये सारी बातें हमें करनी है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 3 आपके सामने आएगा, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी पर्सन को, गवर्नमेंट को जीएसटी कब देना होगा। बच्चा ये बात कह रहा है सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, मैंने भी समझाया ही नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा कि जो भी हमें गवर्नमेंट को जीएसटी देना है वो कब देना है और किस वैल्यू पर देना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। मेरा बैच कब स्टार्ट होगा जी? मेरा बैच स्टार्ट होगा 16 फरवरी 2021 को। आज से आज 11 ना, 12 13 14 15 4 दिन के बाद हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। और ये बैच खत्म कब होगा? अप्रोक्सीमेट मार्च अप्रैल मई एंड तक तो जाएगा ही जाएगा। तो आप ये मान के चलो, जून का फर्स्ट वीक मान के चलो कि मान लो ये खत्म होता है 15 जून 21 को, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट मान लो डेली क्लास होती है, मान लो डेली क्लास होती है 16 फरवरी से 15 जून तक आपकी डेली क्लास होती है, एक बार मान के चल रहे हैं। अब किसी बच्चे ने मुझे फीस दी इंस्टॉलमेंट में, मान लो किसी बच्चे ने सारी फीस एक साथ दी। अब ये बैच अगर मेरा 4 महीने चलेगा तो क्या मैं डेली गवर्नमेंट को जीएसटी देने जाऊंगा? बच्चा कह रहे डेली क्यों देने जाओगे? क्योंकि सर मैं सर्विस तो डेली दे रहा हूं, मैं सर्विस तो डेली दे रहा हूं ना, और अगर मैं सर्विस डेली दे रहा हूं तो क्या जीएसटी मुझे डेली देना पड़ेगा? कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन 4 महीनों में जो मैंने आपसे पेमेंट ली, उस पे जो मैंने जीएसटी लिया, वो जीएसटी मुझे कब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, वो सारी बातें आपकी इस चैप्टर के अंदर आती है। अच्छा, हाँ सर, मेरे पापा ना वो जीएसटी में भी काम करते हैं, तो वो कई बार बोलते हैं कि क्वार्टरली बेस पे देना होता है, मंथली बेस पे देना होता है। टेंशन मत लो, वो सारी बातें जो पापा बोलते हैं वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर आएंगी। आज जितने लोग सर्विस देने वाले हैं, जो भी लोग सर्विस दे रहे हैं, जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, जो भी वो जीएसटी पे करते हैं, वो किस दिन पे करते हैं, उसकी पेमेंट की ड्यू डेट क्या होगी, वो सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालनी है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐड करनी होती हैं, माइनस करनी होती हैं, तो किस वैल्यू पर जीएसटी लगेगा, ये भी बातें हम उसके अंदर देख लेंगे, ठीक है।
उसके बाद फिर एक चैप्टर आएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे जीएसटी का, इसमें हमारा काफी टाइम लगेगा और इसमें से क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल बनता है 8 नंबर का। ठीक है, बस इतना बता दूं, एक चैप्टर हमारा आईटीसी का आएगा, इसमें आपको बताऊंगा कि कुछ केस में ना पहले डबल टैक्स लगता था। बस अब ये समझ लो, डबल टैक्स का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू पर 2 बार टैक्स। डबल टैक्स मींस क्या होता है, एक वैल्यू पर 2 बार टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है हम डबल टैक्स नहीं चार्ज करेंगे। अब वो डबल टैक्स कैसे नहीं चार्ज होगा, डबल टैक्स को अवॉइड कैसे किया जाएगा, वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में देखनी है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, जीएसटी लाइबिलिटी कंप्यूट कैसे करेंगे। मैंने बोला ना कि पहले वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जीएसटी लाइबिलिटी आएगी। तो उस कंप्यूटेशन का फॉर्मेट क्या होगा, वो आपका चैप्टर नंबर 5 है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अब एक बात में सोच के बोलना, आज अगर जीएसटी में कोई भी बिजनेसमैन है जो जीएसटी चार्ज कर रहा है, कभी ऐसे नहीं चार्ज कर रहा। अब आप जो मुझे फीस पे करोगे, आपकी फीस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मैं जीएसटी में भी कवर नहीं होता। हाँ, अब ध्यान सुना, बट जो मेरी अकेडमी है सीएस की, वो जीएसटी में कवर होती है। अब उसके नाम से बिल तो नहीं कटेगा, बिल तो विवेक गाबा क्लासेस के नाम से कटेगा, तो ये जीएसटी में मैं उस बिल में जीएसटी चार्ज नहीं करूंगा। बट अगर आप कहते हो मुझे जीएसटी वाला बिल चाहिए, फिर मुझे अकेडमी के नाम से काटना पड़ेगा। अब सोच समझ के बोलना, कहना मैं क्या चाहता हूं कि यार इंडिया में जो भी लोग अपने बिल पे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करता। एक बच्चा ये बात कहता है, सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, तो जितने लोग जितने भी गुड्स की सप्लाई करते हैं या जो ये सर्विस की सप्लाई करते हैं, तो क्या ये स्टार्टिंग से जीएसटी पे नहीं करते। आंसर इज नो। जीएसटी में एक ऐसी लिमिट होती है कि इतनी वैल्यू तक आपको जीएसटी में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। और अगर आपकी टर्नओवर, अगर आपकी सेल इस लिमिट से ऊपर जाएगी, तब अब जीएसटी में कवर हो, नहीं तो कवर नहीं हो। अब वो लिमिट क्या है, कितनी लिमिट के बाद हमें जीएसटी में आना पड़ता है, वो सारी बातें आपकी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जी टैक्स इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, टैक्स इनवॉइस की तरह ही होता है। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, कब इशू करते हैं टैक्स इनवॉइस, कौन किसको इशू करता है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, ये सारी बातें आपकी यहाँ पे आएंगी। और फिर एक चैप्टर आएगा जी रिटर्न। याद करो मैंने कहा था ना, इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स की रिटर्न अलग होती है, जीएसटी की रिटर्न अलग होती है। तो जो भी हमें जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी होती है, उसकी ड्यू डेट क्या होती है, रिटर्न फाइल करने के फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो जीएसटी में रिटर्न कैसे फाइल होती है, चैप्टर नंबर 8 आपको बताएगा। एंड लास्ट, जीएसटी की पेमेंट कैसे होती है। जैसे इनकम टैक्स भी पे करते हो आप, ऐसे जीएसटी की पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैनुअल होती है, ऑनलाइन होती है। अगर ऑनलाइन होती है तो किस वेबसाइट पे जाके होती है, क्या हमें कोई फॉर्म भरने पड़ते हैं, क्या पेमेंट हम कभी भी कर सकते हैं, या पेमेंट की कोई ड्यू डेट होती है। तो वो सारी बातें जीएसटी की आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके जीएसटी के टॉपिक्स हैं जी। तो इतनी जानकारी आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर किसी ने कभी जीएसटी नहीं सुना, तो जब हमारे जीएसटी के 40 लेक्चर खत्म होंगे, आप लोगों से डिस्कशन भी कर सकते हो प्रॉपर तरीके से कि वाकई ही जीएसटी क्या है। ठीक है जी, तो मैंने आपको जीएसटी के हर चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया कि इन चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे सिलेबस में जितने भी चैप्टर थे, चाहे वो इनकम टैक्स के थे, चाहे वो जीएसटी के थे, उसका ओवरव्यू जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब सुना ध्यान से। अब आज मैंने कहा था कि आज हमारा एक टारगेट है, मैं आता हूं वापिस यहाँ पे। एक तो मैंने कहा था जीएसटी ओवरव्यू, वो हो गया, टैक्स का मतलब हो गया, डीटी और आईटीटी का मतलब हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट मेरा बचा हुआ है, इन दोनों की नेचर क्या है, वो सुना ध्यान से। मैं आपसे ही निकलवाना चाहता हूं, मैं आपसे निकलवाना चाहता हूं। आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में सीए इंटर के एग्जाम में मेरे ख्याल से 1 साल पहले क्वेश्चन बना था कि डायरेक्ट टैक्स जो है या इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस नेचर का टैक्स है। अब हमारे एग्जाम में इनकम टैक्स है, हमारे एग्जाम में जीएसटी है, हम ये जानते हैं। मेरा कुछ क्वेश्चन आपसे है, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है ना, मान लो मिस्टर एक्स की इनकम है 3 लाख। सोच समझ के बोलना, जो आपका दिल बोलेगा वो बोल देना। मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई की इनकम है 5 लाख। ठीक है, मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड की इनकम है 8 लाख। और मिस्टर पी है, उसकी इनकम है 20 लाख।
मिस्टर क्यू है, इसकी इनकम है 50 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इन सब लोगों का टैक्स सेम आएगा या अलग अलग आएगा? क्या हुआ? आंसर क्या आंसर क्यों नहीं दे रहे? मैं नहीं ऐसे खेलूंगा ना, ये काम नहीं करना बिल्कुल। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन दोबारा बोलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा ये है, आपके सामने एक दो तीन चार पांच लोग हैं, पांचों की इनकम मैंने अलग अलग दी है, तो क्या इनका टैक्स जो है, क्या वो टैक्स सेम आएगा या अलग अलग आएगा? सोच के बताओ ना, इनकम अगर अलग अलग है तो क्या टैक्स सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा टैक्स किसका आएगा? इसका ज्यादा आएगा, इसका फिर थोड़ा कम आएगा, इसका थोड़ा कम, इसका थोड़ा मतलब इसका सबसे कम आएगा, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि क्या इनकम बढ़ने पर, सोच के बोलना, क्या इनकम बढ़ने पर क्या टैक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट टैक्स की नेचर है प्रोग्रेसिव। इट मीन गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना, ये प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। पहली बात तो ये, इट मीन अगर कोई अमीर होगा, ज्यादा इनकम कमाएगा, ज्यादा टैक्स पे करेगा। अगर कोई गरीब होगा, कम इनकम कमाएगा, कम टैक्स पे करेगा। मतलब जो भी जितनी इनकम कमाएगा उसके बेस पे टैक्स पे करेगा। इसकी नेचर जो है प्रोग्रेसिव है। तो पहली बात तो ये समझ लेना आज, और ये बात समझ के जाना लास्ट में बस, कि अगर आज के बाद अगर कोई ये बोले कि डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का है, तो तुरंत बोल देना प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव मींस क्या है? जितनी जिसकी इनकम होगी उसके बेस पे टैक्स बढ़ेगा। ज्यादा इनकम कमाओगे तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, कम इनकम कमाओगे तो कम पे करना पड़ेगा। नेचर प्रोग्रेसिव है कि इनकम बढ़ने पर टैक्स भी आपका बढ़ता है। अब बच्चा कह रहा है सर जीएसटी, अब मैं आपसे पूछूंगा, जीएसटी मान लो यहां पे एक मिस्टर वीजी है, और यहां पे मान लो मुकेश अंबानी जी हैं। ये मुकेश अंबानी है और ये मान लो मिस्टर विवेक है। मैं हल्दीराम गया जी, सोच समझ के बोलना, मैं हल्दीराम गया, हल्दीराम से मैंने एक रार कचौरी ली, और हल्दीराम से ही मुकेश अंबानी ने एक रार कचौरी ली। अपने बोल देना जीएसटी मुकेश अंबानी पे ज्यादा लगेगा, मुझ पे कम लगेगा। सोच समझ के बोलना, हम दोनों ने एक रार कचौरी ली है हल्दीराम से, जीएसटी मुकेश अंबानी पर ज्यादा लगेगा, मुझ पर कम लगेगा, या बराबर लगेगा? सर बराबर लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, उस रार कचोरी पे जो भी जीएसटी का रेट होगा, पूरे इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, सेम रेट से जीएसटी देना पड़ेगा। बस यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जीएसटी जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर का नहीं है, रिग्रेसिव नेचर का है। मतलब वो ये नहीं देखता कि आप अमीर हो या गरीब हो। सर एक बात मैंने सोच के बोलना, आजकल मेरे को नहीं पता आप में से कोई बच्चा बाहर घूमने जा रहा है नहीं जा रहा, मतलब मेरे को तो काफी टाइम हो गया बाहर गए हुए, क्योंकि तो मेरी क्लासेस स्टूडियो ही मेरे घर पे है। तो आपने कभी देखा होगा, जब पहले हम जाते थे ना, अब ये टाइम चल रहा है फेस्टिवल का, मैंने कहा ना 7 से लेके 15 16 तक फेस्टिवल का टाइम होता है। सर मेट्रो स्टेशन पे, सोच समझ के बोला, मेट्रो स्टेशन पे ना कई बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं, भगवान आपकी जोड़ी बना दे, भगवान आपकी जोड़ी बना दे, पैसे दो, अच्छा फूल, फिर हाथ में गुलदस्ते लेके घूम रहे होते हैं, आप भगवान जोड़ियां बना दे, अब चाहे वो कोई भी हो, बस सबकी भगवान जोड़ी बना दे, ऐसे बोलते हैं छोटे छोटे से बच्चे, अगर आपने कभी देखा हो। अब सोच के बोला, वो छोटा सा बच्चा है, मान लो सामने डोमिनोज है, अगर वो डोमिनोज पे जाके पिज्जा खरीदेगा तो क्या डोमिनोज वाले जीएसटी माफ कर देंगे क्या? बच्चा कह रहा है हाँ माफ कर देंगे। हाँ, ऐसे अगर माफ करने लग गए फिर तो हो गया काम, फिर तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी ऐसे चला जाऊंगा। सर ऐसी बातें मत करो, मैं सिंपल सी बात समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर वो बच्चा पिज्जा लेने जाए या मैं पिज्जा लेने जाऊं, क्या फर्क है? क्या आंसर इज नो। जीएसटी मुझ पे भी सेम लगेगा, उस पे भी लगेगा। दैट इज रिग्रेसिव नेचर। तो पहली बात तो ये समझ लो कि इनकम टैक्स जो है वो फर्क समझता है अमीरों और गरीबों में। अमीरों पर ज्यादा है, गरीबों पर उसके अकॉर्डिंग कम है, तो वो प्रोग्रेसिव नेचर है। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, जबकि जीएसटी में ऐसा नहीं है। तो जीएसटी ये फर्क नहीं समझता। और दूसरी बात, अगर मैं एक बर्गर लूं, दो बर्गर लूं, 100 बर्गर लूं, 500 बर्गर लूं, तो बर्गर पे जीएसटी का रेट सेम ही रहेगा, रेट कभी चेंज नहीं होगा। तो मेरी पूरी क्लास मेरे साथ फटाफट से बोले कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आज के बाद हमारा बन गया, ये सारी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, बट अभी इतना समझ लो कि अगर क्वेश्चन बन गया कि जीएसटी किस नेचर का है, प्रोग्रेसिव, और सॉरी जीएसटी किस नेचर का है, रिग्रेसिव, और डायरेक्ट टैक्स किस नेचर का है, प्रोग्रेसिव है। तो एक बार यहां पे देखो जी, एक बार अब यहां पे देखो, ये आपका है
मैं आपको दिखाना चाहता था इधर, ये देखो जी, ने एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिए। नेचर है प्रोग्रेसिव और ये है रिग्रेसिव, कि भैया जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा, और ये आपकी फिक्स नेचर है, ये आपकी दोनों की नेचर है। बाकी दोनों में और भी कई सारे डिफरेंस हैं, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 तो ये सारे डिफरेंस मैं आपको लिखवाऊंगा। बट अभी सिर्फ मैंने आज आपको इतना समझाना था कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। आज की क्लास में जो आप सबसे मेन चीज समझ के जा रहे हो, एक तो दोनों का मीनिंग, एक दोनों का मीनिंग और एक दोनों की नेचर, एक दोनों का मीनिंग और एक दोनों की नेचर। फटाफट से पूरी क्लास जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं एक साथ बस जाते थे ये बता दे, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, फटाफट से बोल दे। हाँ नहीं, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पे लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पे आएगा तब वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और आईडीटी किसे कहते हैं, जिस पर्सन पे लेवी होगा अगर बर्डन किसी और पे आएगा वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है, एक कंपलसरी चार्ज अंडर एन एक्ट। और दोनों की नेचर क्या है, डायरेक्ट टैक्स इज ए प्रोग्रेसिव नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज ए रिग्रेसिव नेचर। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। अब एक बात मुझे सोच के बताना जी, इधर देखो ध्यान से। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमारा ये सिलेबस तो हो गया। अब कल जब हम क्लास करेंगे, क्लास नंबर 3 जो हमारी होगी, जो यूट्यूब के ऊपर आएगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब वो सुन लो जी। उसके अंदर जो उस बच्चे का डाउट था, आज आपकी जानकारी के लिए बता दूं जी, इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन हैं वो सारे के सारे इनकम टैक्स एक्ट में कवर हैं। और इनकम टैक्स एक्ट हमारा है 1961। आज जीएसटी के जो प्रोविजन हैं, जीएसटी के जो प्रोविजन हैं, आपको जान के हैरानी होगी, वैसे मैं बताना नहीं चाहता था बट बता दूं, चलो माइंड में थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होगा ताकि कल की क्लास की वेट रहेगी। आज जीएसटी के जो प्रोविजन हैं, जीएसटी के प्रोविजन 35 एक्ट में कवर है। 35 एक्ट? सर जीएसटी तो वन नेशन वन टैक्स जो हमने सुना था, यस है, बट जीएसटी के प्रोविजन जो हैं वो एक एक्ट में कवर नहीं है, 35 एक्ट में कवर है। एक आपका सीजीएसटी एक्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक एसजीएसटी है, एक यूटीजीएसटी है, एक आपका आईजीएसटी है, और एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट है। बच्चा कह रहा है ये तो टोटल मिला के 5 हुए, 5 नहीं 35 है। कैसे, आपको बताऊंगा। ये 35 एक्ट है जी, और 35 एक्ट पास हुए हैं तब कहीं जाकर इंडिया में जीएसटी आया। आप एस जीएसटी को ऐसे मत समझ लेना। अब चलो ये बातें तो अलग है, 35 एक्ट कैसे बने क्यों बने वो हम देखेंगे, एक सस्पेंस क्रिएट होगा ना। 35, बच्चा अभी गूगल पे सर्च मारेगा जीएसटी के 35 एक्ट कैसे हैं, और कल बच्चा समझ, कई बच्चे ऐसे होंगे कल जो पूछ के आएंगे, बट सर मैं इतनी, अगर माइंड से करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, अगर ऐसे कहीं से पूछ के आ जाओगे ना तो होगा क्या, उसका दिमाग चलेगा, आपका थोड़ा चलेगा। तो कल ये 35 एक्ट कैसे बने ये मैं आपसे ही निकलवाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, आपसे ही निकलवाऊंगा। आज मैंने बता जरूर दिया 35 एक्ट है, बट ये 35 एक्ट कैसे हैं ये आप मुझे बताओगे। तो कोशिश करना किसी से बिना पूछे खुद ही माइंड में थोड़ा जोर डालना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। इस तरह से सोचो, आप वैसे सोचोगे 35 एक्ट आपके सामने आ जाएंगे। अब बच्चा ये बात कहता है सर इनकम टैक्स एक्ट में है, जीएसटी जीएसटी के एक्ट में है, बट आपने एक बात देखी होगी कि जो भी प्रोविजन है ये तो क्लियर है कि वो एक्ट में है। अब उस बच्चे के मन में ना यही क्वेश्चन था कि सर जो ये एक्ट है ये एक्ट बनता कैसे है, ये एक्ट बनता कैसे, और एक्ट को बनाने वाला होता कौन है। और आज जितने भी, आज कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, आपका जीएसटी के एक्ट हो गए, कोई भी एक्ट हो गया, ये एक्ट को बनाने की पावर किसके पास होती है, और एक्ट बनने का प्रोसेस क्या होता है। ये सारी बातें क्लास नंबर 3 कल में हम डिस्कस करेंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंस बिल क्या होता है, कल आपको बताऊंगा ये फाइनेंस एक्ट क्या होता है, कल आपको बताऊंगा मेमोरेंडम होता है, एक मेमोरेंडम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मली टीचर नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते, आपको रीजन बताऊंगा क्यों नहीं बताते। एक होता है मेमोरेंडम, उसको भी कल हम डिस्कस करेंगे। एक बजट स्पीच होती है, वो क्या होती है वो भी आपको बताऊंगा। फिर एक्ट कैसे बनता है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, और एक्ट को ही फॉलो क्यों करते हैं, हम बिल को फॉलो क्यों नहीं करते, उसका भी रीजन आपको बताऊंगा। तो कल जो बातें हमारी होंगी ना वो सारी यही बातें होंगी कि जो हमने अब इनकम टैक्स या जीएसटी, पहले हम जीएसटी करेंगे, जो हमें जीएसटी स्टार्ट करना है तो वो जीएसटी के एक्ट कैसे बने, या इवन आज इंडिया में कोई भी एक्ट है उस एक्ट को बनने का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी बातें कल हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमारी क्लास नंबर 3 है,
वो हमारी यूट्यूब पे लास्ट क्लास होगी। उसके बाद फिर क्लास नंबर 4 और 5 जो होंगी वो फिर हमारी ड्राइव पे आना स्टार्ट होंगी जी। ठीक है जी। अब जो बच्चे एडमिशन करा चुके हैं, तो बार बार बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि बुक्स कब आएंगी। नालायकों, भी आपने एडमिशन कराया है, अभी बुक प्रिंटिंग में जाएंगी, तो आपके पास धीरे धीरे स्टार्टिंग के लगा लो 1 हफ्ता तो बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में सिर्फ मुझे समझाना है और नोटिंग करवानी है। उसके बाद मुझे बुक की रिक्वायरमेंट होगी, तब तक आपके पास बुक्स आ जाएंगी। और जिन बच्चों ने ई बुक ली है, तो जैसे ही क्लास डिलीवर होगी ई बुक भी उनके साथ आ जाएगी। ठीक है। तो आपको मैंने 2 नंबर दिए थे, उसी पे आप कॉल कर सकते हो, उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कल हमारी लास्ट क्लास होगी। कल जितने बच्चे बेसिक समझ जाते हैं वो ये तो समझ जाएंगे कि एक्ट क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, वो सारी बातें हैं। बाकी जो 2 क्लासें होंगी फिर वो हमारी ड्राइव पे आएंगे। ठीक है जी, चलो बाकी मुलाकात करेंगे फिर हम कल की क्लास में शाम को 7 बजे। एक बार फिर आप सभी के सामने, अभी तक हमने ओवरव्यू लिया, कल से एक तरह से लगा लो कल हमारा एक्चुअल में विद नोटिंग वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे कल की क्लास में शाम को 7 बजे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अच्छे इंसान बनो। ठीक है। और आओ जी टैक्स में मजा लेते हैं। ठीक है। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ। चलो अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा, कल से थोड़ा बहुत आ जाएगा, मतलब कुछ तो समझ में आया होगा, 5-10%। ये तो हाँ तो बोल दो नालायक को। बच्चे कह रहे हैं हाँ हाँ 5-10% तो आ रहा है, बहुत है बस। ठीक है। धीरे 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 आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जो आपके दिमाग में डाउट नहीं भी आए ना, वो डाउट मैं डालूंगा, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।